लो बेटा 60 वाला करो। प्रभनुरा आप ही हो अकेले, अभी मान्या भी चली गई, उसका नेट प्रॉब्लम था। चैट में लिख देना, ठीक है। मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है। मैम वो इलेक्ट्रो के डाउट थे। इलेक्ट्रो के डाउट्स हैं, चलो ठीक। यस। थायोसल्फेट H2O3 2- होता है। हाँ हाँ, सभी लोग ये जशन पिया, बेटा लेट क्यों आते हो आप लोग? 4 मिनट हो चुके हैं। टाइम से आया करो। लो बेटा 60 करो सभी लोग। इजी सा क्वेश्चन है, इस देखो एडवांस में आया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन बैलेंस करनी है और कुछ नहीं है। सॉल्व द इक्वेशन हम लोगों ने कर रखी है, और कॉपी पे सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी लोग 60th क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। न्यूट्रल फेंटली अल्केलाइन सॉल्यूशन दिया है। इसमें मैंने तुमको बोला था कि अल्केलाइन वाले रूल्स ही लगने हैं, सिर्फ एक था कम प्रपोर्शनेशन वाला, उसको छोड़ के बाकी में अल्केलाइन वाले रूल लगने हैं। पिया खुद से सॉल्व किया सारा, वेरी गुड, आंसर इज राइट। मैम ये मैंने की, कल कोई कॉपी खोली थी, उसमें ये पहला क्वेश्चन आया था। ओके, मेरे पास एक बुक है एनसीईआरटी ऑन टिप्स, उस पे था ये। हाँ हाँ, फिंगर टिप्स का वाला। तो उसमें तो एमसीक्यूज है, वो करते हो? यस मैम, पढ़ लेता हूँ कभी कभी। निखिलेश कैसे किया है, बता चल। सिक्स आंसर है भाई, बता तो दे अब कैसे किया है। ये पर मैंगनेट है, स्केलेटल इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। थायोसल्फेट आयन को ये ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में बदलता है, और ये खुद MnO2 में बदलता है। न्यूट्रल मीडियम में ये खुद MnO2 में बदलता है। इसको बैलेंस करना है बस तुमको। तो इसको इसमें बैलेंस करके मैम 6 आ जाएगा मैम SO4 के। हाँ, जब बैलेंस करोगे ना तुम देखोगे इस पे 6 आएगा। इसने वैसे बोल भी दिया 8 मोल्स ऑफ पर मैंगनेट आयन, इसमें 8 आता है, इसमें आगे 6 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 8 आएगा। बाकी तुम अपना ऑक्सीजन वाटर बैलेंस कर लेना, उसके बिना ही ये वैसे यहाँ पे तो 6 आ जाता है। चेक कर लेना, मेरे ख्याल एक वाटर और 2 OH आयन्स आ रहे थे। हाँ, सिर्फ 8 आंसर है हमारा, सॉरी 6 आंसर है। क्लियर है ये सभी को? जशन, प्रभनूर, मान्या, तुम तीनों ने आंसर नहीं दिया, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ? मैम वो देखा नहीं कि 8 मोल्स पूछा हुआ है। वैसे बैलेंस में भी 8 ही आ रहा है, तो मैं देखा नहीं ध्यान से कि फेंटली अल्कलाइन है, मैं पहले एसिडिक मान के चल गया था इसको। तो सिली मिस्टेक्स बहुत करता है, मैंने तुझे पहले भी बोला था। सब कुछ आता होता तुझे फिर भी गलत आंसर लिख के आ जाएगा, ये ध्यान दो थोड़ा। जशन तुमने नहीं दिया, मान्या? मैम मेरे को ये रिएक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? जशन भाई इतना क्या क्या नहीं होना, मेरे को नहीं आता। 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में, तीनों अपन ने क्लास में किए थे, उनमें से एक है ये। सब कुछ तो उसने बता दिया, इसमें हमने करना क्या है। चलो ये वाला आंसर दो, कल वाले टॉपिक में से है। चैट में लिखना, ऐसे रैंडमली नहीं बोलना। एक्टेनाइड याद कर लिया तुम लोगों ने? संडे को टेस्ट है तुम्हारा, एक दिन ही बचा है बीच में, पता है? यस मैम। मैं इंस्टीट्यूट आऊंगी मोस्ट प्रोबेबली। जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहेंगे वही टाइम उसमें रखेंगे, बाकी सैटरडे कि संडे है? संडे है बेटा, कल नहीं है।
हाँ मान्य मैं ठीक भी है तेरा आंसर। ऑफलाइन दे दूं टेस्ट? हाँ हाँ ऑफलाइन दे देना, अभी टाइम नहीं मैंने डिसाइड किया, कल डिस्कस करेंगे टाइम संडे का। प्रभनु नहीं बेटा, बी ऑप्शन है वो, ऐसे याद रखो ना। देखो पहले जो थे थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, +4 +5 +6 +7 +7। इसमें पूछा है यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम में 6 है मैक्सिमम, प्लूटोनियम में 7 है। ये देखो ये एनसीईआरटी में एक चार्ट सा भी बना हुआ है एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट का, दिख रहा है क्या? ये देखो प्लूटोनियम में इनमें ही पूछेगा, तो मैक्सिमम कई बार पूछ लेता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम में मैक्सिमम आती हैं, फिर कम होने लगती हैं अमेरिकम, क्यूरियम, बर्कलियम में। मेन तो देखो ज़्यादातर 3 तो है ही है ज़्यादा स्टेबल एक्टिनाइड्स के भी। इस बार तुम्हारी चीटिंग बिल्कुल नहीं होनी टेस्ट में, कहीं गलतफहमी में हो कि नंबर आ जाएंगे। ठीक है तो ध्यान से तैयारी कर लो, अभी भी 1.5 दिन है, 1.5-2 दिन है टोटल। 6th का आंसर दो। अभी किया हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स। जशन मान्या ठीक है, बाकी लोग भी दो। इसमें अभी किया ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में आती है ना, दोबारा देख लो। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। 3 से लेकर 7 तक है, बाकियों में किसी में इतनी नहीं है। देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी तुमको एडवांस वाला भी कराया था, ये मेंस में। ये चैप्टर में तो याद ही करना है, बट एनसीईआरटी की कोई लाइन छोड़नी नहीं है, बस इतना करना है तुमको और कुछ नहीं करना। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो, मतलब सारा +1 +2 का मिला के तुम एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक ढंग से कर लोगे ना तो हो जाता। ओके एक और है, इस करो 3rd वाला। और फोटो खींचते रहना, साथ साथ पिक खींचते रहना। हरगुन बेटा आप भी रिप्लाई करो। हाँ मान्य ठीक है तेरा। संडे को जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे ही आएंगे उनके नाम मैं लिख रही हूँ। पिया, हरगुन, निखिलेश, अक्षित, ये बच्चे मुझे ऑफलाइन आके ही टेस्ट देंगे, मैं इंस्टीट्यूट आऊँगी। और घर पे वाला बेटा वो ऐसे है कि आई थिंक सो सर से मेरी बात हुई थी कि +1 को शायद हम ऑफलाइन कर रहे हैं, तो तुम लोग तभी आके वहीं साथ पढ़ लिया करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारी भी करेंगे। 1-2 दिन की बात है, अभी थोड़ा अपने आप पढ़ो, फिर देखते हैं कैसे होता है। आज गए थे तुम आप लोग? इंस्टीट्यूट नहीं आते, हम तो गए थे आज भी। आज गए थे कितने बजे? 10:30। 10:30 टू? जब मर्जी तो बैठ जाओ, जब हो गया काम तो आ जाओ। तो सर साथ में बैठे थे यस मैम। पूरा टाइम? ओके यस मैम। ठीक है चलो बढ़िया। सर से बात हुई थी मेरी, सर कह रहे थे कि +1 को करेंगे हम, देखते हैं बाकी। और एक्चुअली दिक्कत क्या है, वाईफाई यहाँ घर पे है ना मेरे, तो फिर क्लास लेनी औखी हो जाएगी वहाँ पे। हाँ जी तो संडे को मिलेंगे। तुम चारों बेटा ऑफलाइन आओगे, बाकी बच्चे, मान्या तो आ ही नहीं सकती, प्रभनु जशन तुम लोग देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। इसका क्या आंसर करना होता है ऐसा ऑफलाइन आके? टेस्ट है बेटा, और क्या करना है। अच्छा टेस्ट के लिए, ठीक है हाँ मैं देखता हूँ। 3rd का डी है, बी बता रहे हैं कई लोग। 3rd में कोई जो डी है बेटा, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है,
तुम लोग देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमको पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो जैसे जैसे सीरीज में जाते हो साइज कम होता जाता है। हमें पता है कि मिडल के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो थोड़ा बहुत तो है ही है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा जिंक की, सबसे कम टाइटेनियम की, फिर मैंगानीज की, फिर निकल की, फिर जिंक की। डी ऑप्शन है। समझ गए? ओके चलो, अब हम करते हैं एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे नया। क्या क्या पढ़ के आए फिर पिया? केमिस्ट्री तो खोली नहीं होगी? हाँ, सर के पास तो फिजिक्स ही पढ़ूंगी। सर ने ऐसा तो नहीं बोला कि अकेली बैठ के फिजिक्स ही पढ़नी है? नहीं, ऑफलाइन मैम, क्लास सर- लगी थी? यस मैम, फिर सर के पास डाउट नहीं, क्लास नहीं थी, सर के पास डाउट्स लेने गई थी। ओके ओके, डाउट्स लेने गए थे, ठीक है। हरगुन तुम भी गए थे? नो मैम। अक्षित, निखिलेश? यस मैम, मैं और अक्षित गए थे। बेटा पढ़ना शुरू करो, केमिस्ट्री भी थोड़ा वहां पे बैठ के, मैं आना शुरू कर दूंगी थोड़े दिन में। समझ रहे हो बात? ऐसा नहीं काम चलेगा तुम्हारा, पढ़ना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन है 8.30, इसको करके मुझे देना तुम लोगों ने। सभी लोग कॉपी पे करो, मैं एनोटेट करने बोलूंगी किसी एक को। मान्य पूरा दे दे आंसर, ठीक है, जितना वैसे तूने लिखा है। चल निखिलेश, एनोटेट कर इसे, आंसर लिख के बता मुझे। एलिमेंट का नाम पता ना? सब कुछ बताना है जो तुझे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन लिख फटाफट। लैपटॉप पे कर रहा हूँ, उस पे आज होगा नहीं मुझसे। क्यों होता है नहीं लैपटॉप पे? स्क्रीन पे लिख नहीं सकते क्या? मैम ट्राई मैंने कर लेता हूँ। लैपटॉप से किया था। हो जाता है भाई, हर चीज से, ऐसा कुछ नहीं है, बहाने नहीं बनाने। चलो करो फटाफट, चल बोल के बता दे। हाँ देखो, हो तो रहा है, बढ़िया कर तो रहा है, शाबाश, लिख लिख। नहीं नहीं, गलत है सिंबल। एल ए क्या नाम का बताइए निखिलेश, एल ए एलिमेंट क्या होता है? लॉरेंशियम। नहीं जी, लोरेंशियम एल ए नहीं होता, एल आर होता है। चल एल आर डाल। लिख बेटा जल्दी, एल आर लिखना। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? कॉन्फ़िगरेशन लिख दो फटाफट। मेरी वॉइस क्या लैग कर रही है? नो मैम। नो मैम। अक्षित बेटा, आपका शायद नेट कनेक्शन में दिक्कत हो, चेक करो। निखिलेश, ये आर एन क्या होता है? नोबल गैस। कौन सी है? नाम भूल गया हूँ। रेडॉन। हाँ, इसके बाद किसकी फीलिंग होती है? रेडॉन के बाद की होती है ना शायद, हैं?
एफ से था तो 5 पता नहीं 4 है। बिल्कुल गलत। रेडॉन के बाद 7s की फीलिंग होती है। 7s2, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? निखिलेश तो बिल्कुल क्या पढ़ता नहीं है, क्या सीन क्या है बेटा आपका? 86 है, कितनी बार कर 86 लिया होता है हमने? वो। 86 और 2 88। बाकी के देखो किस में वो जाएगा। कैलकुलेट कर रहा था। 7s के बाद 5f आता है, इसमें तुम्हारा 88 हो गया। 14 8 4 12 9 ते 10 14 14 इंच आएगा। 6d एक होर बचे 6d1। ਇਹ ਆਰਡਰ ਐਦਾਂ याद नहीं रहना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ये वाली डायग्राम होती है क्रॉस वाली, इसके साथ याद होती हैं ये चीज़ें। बेसिक से बिल्कुल ऐसे किया करो, इसको याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। केमिस्ट्री में और बहुत कुछ है जो याद करना ही पड़ता है, तो जो चीज़ें बिना याद किए हो जाती हैं उन पे याद करने का स्ट्रेस नहीं डालना। कई बच्चे इसको याद करने बैठ जाते हैं जी, आराम से ये चीज़ है अपने पास, चलो बस ठीक है, क्या ज़रूरत है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी इसकी अक्षित? उसका नेट दिक्कत कर रहा है। जशन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बनेगी ना। हाँ +3 में ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी नेचुरली, यहाँ से लूज करेगा, ये करेगा और ये 5f फिर 14 फुली फिल्ड हो जाएगा। बाकी ये देखो इसमें दे भी रखी है, लॉजिकल भी है बहुत, लोरेंशियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के रजे सारे कर लेना, अब लिखने की देने की ज़रूरत है नहीं मुझे, हमने ज़्यादातर तो कर लिए थे, थोड़े एक्टिनाइड लैंथेनाइड के हैं काफ़ी, तो मैं प्रैक्टिस भी करा दे रही हूँ तुमको, बाकी 2-4 बचेंगे, एक बार खुद से गो थ्रू हो जाना। बस तैयारी में एक तो नोट्स तुमको भेजे ही हुए हैं, वीडियोस दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। जो PDF 8-9 PDF भेजे हैं उनको एक एक लाइन पढ़ लेना, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। प्लस इतना कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो कोई भी जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुक तुम कर रहे हो, जैसे 2-3 बच्चे कर रहे हैं, बाकी जैसे पिया ने बताया फिंगर टिप्स भी अच्छी है नीट के लिए, ठीक है वो, ठीक है। कोई भी बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर ले लो या कोई भी ले लो, फिर उससे प्रैक्टिस करो। ये स्ट्रेटजी रखना, पूरे नंबर की गारंटी मेरी है, बट पढ़ना तुमको पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी colored in aqueous solution। संडे को बता ही दो टाइम, फिर मुझे इवनिंग का रखना है कि सुबह का, बस इतना बताओ। मैम मॉर्निंग। सभी लोग बताओ भाई। मैम मैं नहीं आ पाऊंगा मॉर्निंग। हाँ मैं मॉर्निंग ही आ सकती हूँ। मुझे ही बोलना पड़ेगा, तुम लोग तो फिर ऐसे ही करोगे है ना। यही टाइम रख ले फिर 1 बजे का ही। नहीं मैम ये वाला नहीं। तुमने तो ऑनलाइन देना है, आगे पीछे भी दे सकते हो। तो फिर मैम मैं तो मॉर्निंग में ही सबमिट करवा दूंगा, मेरे को अच्छा मॉर्निंग मेरी भेजना, बात सुनो, अर्ली मॉर्निंग भेज देना। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं सभी को 11 बजे सूट करेगा क्या संडे? जिन 4 बच्चों का नाम लिया था पहले वो बताओ। पिया? हाँ मेरी संडे को पूरा दिन क्लास होती है 11 to 5, 10 to 5। भाई देख लो फिर क्या रखना है, 10 to 11 कर दूंगी मैं। या 5 बजे कर लो, 5:30। निखिलेश 5:30 तुम आ सकते हो? गर्मी है वैसे भी। 5:30 जाना था। मैं फिर 11 बजे आऊंगी, ठीक है। अपना आगे पीछे थोड़ा बहुत कर लेना, 11 से 12 टेस्ट होगा सुबह संडे को। चलो इस आंसर को दो, इसका 8.18 का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन? इनमें से कौन कलर दिखाएंगे ये बताना है हमको। चैट में लिख के दे दो आंसर
कि कौन कौन से आए हैं जिसमें कलर दिखाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी तुमको और कुछ नहीं। 10 to 11 की ज़्यादा मुझे वो आ रही हैं, तो 10 to 11 सूट करता है क्या सबको? पिया को करता है। हरगुन आप भी आ जाओगे? अक्षित ने भी यही बोला है। Yes, ma'am. चलो ठीक है, 10 to 11 कर लेते हैं फिर संडे को। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट आऊँगी। बाकी जिसने ऑनलाइन देना है उसी टाइम ऑनलाइन दे देना या आगे पीछे दे देना, मर्जी है। हाँ, प्रभनूर ने आंसर दिया है। मिनट चेक कर लो मैं ज़रा। हाँ ठीक है बेटा। बेटा सिर्फ 2 ही कलरलेस होंगे इसमें, माने ये भी कलरलेस है, ये दोनों कलरलेस हैं। इधर D10 आएगा ना, इसका आर्गन आएगा हाँ, ये D0 है। तो माइंड में आ रहा होगा कि कॉपर के ब्लू कलर के होते हैं, वो कॉपर +2 होता है। कॉपर +2 कलर्ड होता है। बाकी सारे तुम देखोगे ये कलर्ड है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ऑल दीज आर कलर्ड। सॉरी, उसने पर्टिकुलरली कलर्ड बोला है। और बट एक्सप्लेनेशन में ना तुमको बताना है कि टाइटेनियम +3 में तुम करो तो ये तुम्हारा 3D1 बनेगा। सिमिलरली वेनेडियम +3 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बनेगा तुम्हारा D3 सिस्टम। ऐसे करके लिख के बताना, और फिर एंड में लिखना कि इनमें D0 है और D10 है, इसीलिए ये कलरलेस है। समझ आ गई बेटा कहानी सारी? इसी तरीके से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहा करो, तो इंटरेस्ट बन जाता है, एक तुम्हारी तैयारी हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर। एनसीईआरटी का ये 9th चैप्टर है। वैसे हमने बीच में अभी एक पी ब्लॉक छोड़ा है, तो हमारा ये 8th है। चैप्टर का नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी 1-2 लेक्चर तो बेसिक सी चीज़ें चलेंगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ लिंक करती हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, लीगेंड्स क्या होते हैं, डेंटिसिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम इनमें थियोरीज पढ़ेंगे। कौन सी थियोरीज? टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग किस टाइप की होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट थियोरीज हैं। वीबीटी है, सबसे पहले वर्नर की थियोरी आई थी, फिर वीबीटी, फिर सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियोरी, ऐसे करके। ठीक होगी बात? और इनकी इम्पोर्टेंस भी है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, जैसे क्लोरोफिल है आपका, जो प्लांट्स में पिगमेंट होता है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं बायोलॉजिकली भी। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि होते क्या हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये जो हम चैप्टर करके आए हैं डी एंड एफ ब्लॉक, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। याद है आप लोगों को? यस मैम। कि जो डी ब्लॉक वाले हैं उनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। उसका रीज़न क्या था कि इनमें चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा होता है, चार्ज ज़्यादा होता है, साइज कम होता है। ठीक है ना? तो जो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना बेटा, दे आर नथिंग बट दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सेस हैं ही क्या? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कह लो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनमें एक जो है सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, ये लिखा है मैंने। दिखने में तो ये बड़ा खतरनाक सा है ना, बट कुछ नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और लिखती हूँ मैं, अब ये देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डाली हुई है ना, मैं अभी तुम सिर्फ उस पर फोकस करो, इस चीज़ पे या इसमें इस चीज़ पे। इसमें तुम्हें कोई मेटल दिख रहा है अक्षित? कोई मेटल इसमें दिख रहा है?
ट्रांजिशन मेटल कौन सा है इसमें? स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन में आयरन इसमें ट्रांजिशन मेटल है, तो इसको हम ये बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंडेड विद, जैसे इस केस में आयरन इज बाउंडेड विद साइनाइड आयंस, नंबर ऑफ आयंस साइनाइड आयंस है इस केस में। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में तुमको कोबाल्ट दिख रहा होगा, इट इज बाउंडेड विद नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अमोनिया, 6 अमोनिया के लगे हुए हैं साथ में, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है? दे आर द कंपाउंड्स, डेफिनेशन लिखूं मैं तो मैं क्या लिखूंगी? दे आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम is linked to number of ions or neutral molecules by coordinate bond, by coordinate bond। ये बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सुन ही रखा होगा तुमने, जिसमें एक डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। इसमें जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल को, अमोनिया कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो या तो मैंने आयन लिखा है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा है। इनको कलेक्टिवली एक टर्म दी जाती है, क्या बोलते हैं इनको? बोलो मेरे साथ, क्या लिखा है मैंने? लिगेंड्स। तो हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि भाई जिनमें मेटल एटम लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और फिर तुम सोच रहे होगे मैम ये K4 क्या है, या ये Cl3 ये जो लिखा है ये क्या है? ये पढ़ेंगे हम बेटा, इनको काउंटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? काउंटर आयंस। क्या मतलब होता है देखेंगे। जैसे K4CN6 ये लिखा है मैंने। अब जब मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको तुमने पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, यहाँ कॉम्प्लेक्सेस एक ही बात है, इनमें ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ये पोर्शन ब्रेक नहीं करता। अब तुम इसको वाटर में डालोगे तो ये पता है कौन से आयन देगा? ये वाले आयन देगा। ये कैसे पता चला मुझे 4 नेगेटिव है? मान्या बता सकते हो ये कैसे? मैम वो K4 था ना, तो हाँ, अब K में तुमको पता है K में प्लस होता है, अल्कली मेटल है, तो 4 के हैं तो ये पोर्शन 4 प्लस होगा टोटल, तो ये बाकी का पोर्शन ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो इस पे 4 नेगेटिव होगा। तो ये पूरा ही एज सच रहता है, ये ब्रेक नहीं होता। समझ में आई बात तुमको? इसीलिए इनको काउंटर आयन बोल देते हैं, जो बाकी का बचता है कि वो काउंटर कर रहे हैं, उसके बाकी के चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अभी जैसे ये वाला था कोबाल्ट वाला, इसको पानी में डाल दिया मान लो, तो जरा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि ये कैसे डिसोशिएट होगा। काउंटर आयंस इसमें क्लोराइड है, तो 3 क्लोराइड टूट गए, बाकी का जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, उस पे जशन पॉजिटिव चार्ज होगा क्या नेगेटिव? इतना बता दो खाली। ये पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्या नेगेटिव? बेटा पॉजिटिव होगा ना। ये नेगेटिव वाला तो काउंटर आयन नेगेटिव था, इसमें काउंटर आयन पॉजिटिव था, तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अब बोलो। yes। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, कई बार ना ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। सॉल्ट्स जो होते हैं ना तुम्हारे, वो कई हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंपल सॉल्ट्स होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं, डबल सॉल्ट्स होते हैं। समझते जाओ ढंग से, मैं तुमको लिख के दूंगी ये सारा। उसके बाद तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही बोलते हैं। अब सिंपल सॉल्ट्स क्या हैं? जैसे हम पढ़ते हैं NaCl है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या हैं? जिसमें
तुम कह लो केटायन या एनायन एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब सिंपल सॉल्ट में तुम देखो, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक केटायन है, एक एनायन है। एक टाइप का केटायन है, सोडियम के केटायन है, कार्बोनेट के एनायन है। बट मिक्स्ड सॉल्ट में तुम्हारे पास केटायन जैसे इसमें एक ही टाइप का है, कैल्शियम के केटायन है, बट एनायन इसमें तुम्हारे पास ये पूरा होता है बेटा, इसको हाइपोक्लोराइट आयन बोलते हैं, ये अलग है क्लोराइड आयन। ये जैसे जैसे तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ना, ये पी ब्लॉक में आएगा तुमको। ये हाइपोक्लोराइट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, अलग अलग है ये। तो इसमें केटायन तो एक ही टाइप का है, बट एनायन इसमें अलग अलग दो टाइप के हैं, मैं कह सकती हूँ। अब इसकी बात करें, इसमें केटायन एक सोडियम है, एक अमोनियम है, और एनायन इसमें टू नेगेटिव हाइड्रोजन फॉस्फेट एनायन है। एनायन एक टाइप का है, केटायन दो टाइप के हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम मिक्स्ड सॉल्ट्स बोलते हैं। ये बात समझे आप मेरी? यस मैम। ये दोनों तो क्लियर हो गए ना, सिंपल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स क्या हैं? तुम लोगों ने इसका नाम सुना, पोटैश एलम, पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में भी, या मोहर सॉल्ट सुना होगा। ठीक है, जैसे इनके थोड़े फॉर्मूलेस भी माइंड में रखना है, आने चाहिए आप लोगों को। पोटैश एलम जिसे फिटकरी बोलते हैं ना, शायद घर में भी होती है, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है कि नहीं। ऐसे नमक से जैसी लगती होती है देखने में, नमक की जैसी डली सी होती है ना, ये पोटैश एलम है। मैं मोहर सॉल्ट लिख रही हूँ फॉर्मूला। ये मोहर सॉल्ट है। ये एक और लिख के देती हूँ, कैरनेलाइट। कैरनेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2। ये सारे डबल सॉल्ट्स हैं। अब मिक्स्ड सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट तो समझ में आ गए, इनको मैं रब करती हूँ। डबल सॉल्ट में क्या होता है कि दो प्रॉपर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जैसे, और वो इक्विमोलर प्रोपोर्शंस में होते हैं ज़्यादातर। अब तुम इसे पोटैश एलम को देखो, इसमें एक सॉल्ट तो पोटेशियम सल्फेट है, एक सॉल्ट इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो ये क्रिस्टलाइज होके पोटैश एलम के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सिमिलरली कैरनेलाइट में एक सॉल्ट पोटेशियम क्लोराइड है, दूसरा सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड है, इक्विमोलर में होते हैं ये। जब इनको हम मिक्स करते हैं तो ये कैरनेलाइट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। मोहर सॉल्ट में फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट सॉल्ट्स हैं, इनको जब हम इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो ये मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अभी हमने कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा एक दो एग्जांपल की थी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हैं उसे, या हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल देते हैं। ठीक, कोई बात। अब इसकी एग्जांपल हमने जो की है मैं वही दोबारा लिख रही हूँ। पिया इसको पानी में डाला, एक्वस इसका सॉल्यूशन बनाया, ये कैसे डिसोशिएट होगा बता सकते हो तुम? अभी हमने लिखा था ना, और 4K प्लस FeCN6 उसकी होल पावर 4 नेगेटिव। यस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब काउंटर आयंस में तो चार्ज बेटा पता ही होता है, तुमने सारा प्रोडक्ट टेबल पढ़ा ही हुआ है कि ये अल्कली है तो एक एटम पे एक प्लस होगा, एक आयन पे चार हैं तो 4 प्लस हैं टोटल, ये 4 नेगेटिव है। अब तुम देखो इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट फर्दर डिसोशिएट नहीं होता, बट मान लो तुम्हारे पास तुम पोटैश एलम को वाटर में डाल रहे हो तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे आयंस अलग अलग हो जाएंगे। पोटैश एलम को तुम वाटर में डाल के उसके बाद इसका टेस्ट करो तो ये पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट दिखाएगा, सल्फेट आयन भी दिखाएगा, एल्यूमिनियम आयन भी प्रेजेंट होंगे। तो ये इनमें मेजर एक तो फ़र्क है।
क्या है, एक तो इसमें इक्विमोलर प्रपोर्शन में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते टाइम ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सॉल्ट्स इक्विमोलर में होंगे या नहीं भी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दूसरा मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें सारे आयंस डिसोशिएट हो जाते हैं, इसमें सिर्फ काउंटर आयंस डिसोशिएट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो एज सच रहता है। अब मान लो तुमको मोहर सॉल्ट को देखना है कि एक्वस इसका हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये कौन कौन से आयंस देगा। जशन, मोहर सॉल्ट कौन कौन से देगा, क्या लगता है? नाम बोलो ना, ऊंची बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। एक तो ये सल्फेट आयंस देगा, और कौन से देगा? वो देगा Fe और NH4। Fe2 पॉजिटिव फेरस आयंस प्रेजेंस दिखाएगा और अमोनियम आयन प्रेजेंट दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली कैर्नेलाइट को करोगे, पोटेशियम आयन देगा, क्लोराइड देगा, मैग्नीशियम आयंस देगा। तो ये इनमें फ़र्क होता है डबल सॉल्ट्स में और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, या कह लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ तक कोई डाउट? पूरा क्लियर है? प्लीज से यस और नो एवरीवन। निखिलेश, शरगुन, तुम मीटिंग बेटा मैं नहीं स्टार्ट करती हूँ, फिर बीच में बंद करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना। हाँ जी बेटा, तो अब हम देखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी में मेनली यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या लिखा है मैंने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको क्या आप बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, चलो डेफिनेशन तो हम कर ही लेंगे, बोर्ड में आएगी कई बार, बाकी तो तुमको पता ही है, ये नाम से ही पता चल रहा है जो हमने ये पहले लिखा था। अब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा पार्ट लिखते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोला जाता है। अब इसमें से हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना हो, मान लो ये पूरा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूछेंगे तो हम ये बताएंगे कि ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? यहाँ जैसे एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना हो तो क्या लिखना चाहिए मुझे? चार्ज कितना लिखूं ऊपर? दिया कितना लिखूं बेटा? हाँ, 2 नेगेटिव। तो कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, तुम बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल एटम होता है विच इज बाउंडेड विद द लिगेंड्स थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये पूरी जो चीज़ है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। बाकी डेफिनेशन मैं तुमको लिख के दे दूंगी, क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम या आयन विच इज बाउंडेड विद द लिगेंड। अब लीगेंड तो एक जर्नल टर्म होगी, लीगेंड होते क्या हैं? या तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या ये क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। मेटल एटम बाउंडेड विद द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंड ये एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, ये अपने आइडेंटिटी को डिसोशिएट नहीं करता, आगे डिसोशिएट नहीं होता, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेगा। और इसी के साथ बीच में ही तुम लिख सकते हो कि काउंटर आयंस क्या है, तो क्या लिखोगे? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड काउंटर आयंस। ठीक है,
जो उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए, जिसमें इसमें पोटेशियम है, इसमें भी पोटेशियम है। जो पीछे हमने एग्जांपल लिखी थी उसमें जो क्लोराइड आयंस थे वो काउंटर आयंस थे। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, उसको करना तुम लोग। क्वेश्चन लिखो, डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डेजिग्नेट मतलब बताना है, एंड काउंटर आयंस इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे कंपाउंड्स के, तो उसमें तुम लोग बताना। ये दो तो कर ही चुके हैं हम। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। हाँ जी, चलो पिया इसमें बताओ क्या लिखूं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये भरवाओ मुझे। इसके के फॉर्म में लिखे हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे कहीं? ये तो दिख रहा है। कहाँ है बेटा पोटेशियम? नहीं है। नहीं है। तो क्या समझाया मैंने अभी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है? अब करके दिखाना है एक, फिर अगला बता दूंगी। वो तो मैं करके दिखाऊंगी, पहले मुझे आप जस्ट ऐसे बताओ कि मैंने अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझाया था, वो क्या होता है? हाँ। क्या क्या समझ में आया था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, सिंपल भाषा में याद रखने के लिए तो वो है, होता क्या है उसमें मेटल एटम होगा और वो लीगेंड के साथ, ये जो लिखते हैं हम इनको लीगेंड बोलते हैं। होते क्या हैं? ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखनी हो तो वो ये बनेगी 3 नेगेटिव, सॉरी 3 पॉजिटिव। कैसे पता लगा मुझे 3 पॉजिटिव? क्योंकि जो क्लोराइड है, क्लोराइड तो जानते हो -1 होता है, इस पे 3 क्लोराइड है, तो ये 3 पॉजिटिव। यहाँ पे 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिसोसिएशन नहीं दिखा रहे, हम जस्ट सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सा काउंटर आयन है और कौन सी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये 6 है। चलो जशन अगले का बताना, क्या लिखूं? इसको आएगा FnCN6। और नेगेटिव आएगा ना इसमें? हाँ बिल्कुल। और इधर यहाँ पे K पॉजिटिव। हर गुण, अगला बताओ। हर गुण PTCl4 negative, 2 पीटी, negative. हाँ। Cl4 2 negative. और इधर K positive. ये पीटी का नाम क्या है? Potassium. नहीं, बताओ। पीटी बेटा प्लैटिनम है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है प्लैटिनम, ठीक है। अच्छा हरगुन, तुमने मुझे एक दिन 3D सीरीज सुनाई थी, उसके बाद तो रह ही गया। तो कल जब क्लास लगेगी ना 4D सीरीज और लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ये आपका काम है। आते ही सबसे पहले मैं आपसे एनोटेट कराऊंगी। समझ आ रही बात? Okay. लैंथेनाइड एक्टिनाइड याद करें क्या नहीं करें?
अच्छी तरह नहीं होनी कितने से हाँ कल ਨੂੰ अच्छी तरह करके आने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3D सीरीज पूरी स्कैंडियम तो लैके जिंक वाली ते 4D सीरीज सारी यट्रियम वाली ते लैंथेनाइट ते एक्टिनाइट पूरे पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, विद नेम्स विद सिंबल। 1 घंटे का काम है सिर्फ, जे मतलब बहुत चंगी तरह भी बिल्कुल ही नहीं पहला आंदा तां भी 1 घंटे सारा जिन्ना काम दिता मैं हो चुका। हाँ जी चल मान्या, इसका क्या लिखूं? मैम इसकी कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी है काउंटर आयन काउंटर आयन नहीं है इसमें है ही नहीं। इस कंपाउंड में। हाँ और ये ध्यान रखना भाई, ये कोबाल्ट नहीं है, ये C कैपिटल O है, कार्बन मोनोक्साइड है, ये कार्बोनाइल बोलते हैं इसको। वैसे जब हम लिगेंड का नाम सीखेंगे लिखना तो ये कार्बोनाइल लिगेंड कहलाता है। ठीक है, और इसमें कोई भी काउंटर आयंस नहीं है, तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं दिखाना, ये अपने आप में न्यूट्रल ही है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब हमने सीखना है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीखना है? लिगेंड्स क्या होते हैं और ये कितनी टाइप के हैं, ये सारा हम सीखेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको कितनी बार ये चीज़ बोल चुकी अभी कि जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल एटम को, जो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख रखा है। जैसे इसमें क्रोमियम है, इसमें आयरन है, इसमें प्लैटिनम है, इसमें निकल है। तो तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे ना उसको। जैसे मैं मान लो ऐसे लिख देती हूँ, वैसे मान लो ये मैंने ऐसी हाइपोथेटिकल कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह लो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एम इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, एल इसमें लीगेंड है, स्मॉल एन क्या है, कितने लीगेंड है, और ये एक्स प्लस ओवरऑल चार्ज है मान लो। तो ये एल जो है एम को इलेक्ट्रॉन देता है, एल फॉर लीगेंड, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनर लुईस बेस होता है कि लुईस एसिड होता है? निकलेश तो बेटा इतनी लेट आया है। मैम वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं? लुईस एसिड के लुईस बेस? बोलो, पढ़ा हुआ है ये? लुईस बेस होते हैं। तो कोई पूछेगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लीगेंड क्या होते हैं, तो याद रखना लीगेंड लुईस बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मेटल एटम को। तो मेटल एटम को क्या हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं मान्य? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड। ये एक थ्योरी थी ना, एसिड बेस की जो थ्योरीज होती हैं, एक तो सबसे पहले रिहीनियस थ्योरी, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, उसके बाद लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एसिड बेस बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें मेटल लुईस एसिड है, लीगेंड लुईस बेस है, ये बात याद रखनी है आपने। तो लीगेंड होते क्या हैं, अब इसको डिफाइन करना भी आ जाता है कई बार, तो हम लिखेंगे दे आर आइदर न्यूट्रल molecules or ions which give electrons to the metal atom। इतनी बात समझ में आ गई आपको? सभी लोग बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जैसे ये पीछे एग्जाम्पल करके आए हैं, ये माने इसमें लीगेंड कौन से हैं? ये मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स लिख दिया आपको, इसमें लीगेंड कौन है? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है, इतना तो अभी पता ही लग रहा है कि हमने डिस्कस किया है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल होता है, एक लीगेंड होते हैं, और ये जो बाहर हैं वो काउंटर आयंस हैं। ठीक है ना, तो लीगेंड इसमें अमोनिया।
अमोनिया अब कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, बट अमोनिया में नाइट्रोजन भी है, अमोनिया में हाइड्रोजन भी है। अमोनिया का तो स्ट्रक्चर भी हम +1 से पढ़ते आ रहे होते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, पढ़ते हो ना तुम? एक मिनट, ये फिर कोई स्पैम ऐड हो रहा है, 1 मिनट। आपको अभी क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड। तो हम अमोनिया की बात कर रहे थे, ये इसका स्ट्रक्चर है। पता है ना आपको कि नाइट्रोजन का रिवाइज करा देती हूँ एक बार, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुम ये तो डायग्राम बचपन से बना रही हो, ये 5 डॉट दिखाते होते हैं। फिर हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, इलेक्ट्रॉन डायग्राम जो बनाते हो, ये एक लोन पेयर रह जाता है अमोनिया के पास। इसी के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये पूरे को हमने लिगेंड बोला है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था हमारे मेटल एटम को, जो कि कोबाल्ट है इस केस में। बट आगे इसको देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि हाइड्रोजन दे रहा है? मान्य कौन दे रहा है? हाइड्रोजन ही होगा। बेटा हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं ना, नाइट्रोजन के पास है, तो वही इलेक्ट्रॉन देगा ना, उसी के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। नो डाउट पूरा मॉलिक्यूल को हम एक एंटिटी मान के चलते हैं, तो एक लीगेंड अमोनिया हो गया। बट आगे उस लीगेंड में कौन सा एटम डोनेट कर रहा है, उस एटम को हम डोनर एटम या कोऑर्डिनेटिंग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर एटम, या उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग एटम। तो इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम द एटम प्रेजेंट इन द लीगेंड, कि लीगेंड में कौन सा एटम प्रेजेंट इन द लीगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम। समझ में आ गई बात इतनी? यस मैम। जशन, बाकी लोग दोबारा देख लो एक बार, क्या बात बताई है मैंने। जैसे अमोनिया एक लीगेंड है, क्यों लीगेंड बोला? क्योंकि अमोनिया मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो लीगेंड कहलाता है। बट आगे लीगेंड में जौन से एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जौन सा एटम डोनेट करता है, उस एटम को हम कोऑर्डिनेटिंग एटम या डोनर एटम बोलेंगे। जैसे वाटर भी एक लीगेंड होता है, एक्वा बोलते हैं इसको जब नेमिंग करेंगे। अब वाटर में तुम देखो तो वो ऑक्सीजन के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो वाटर में कौन सा डोनर एटम है? वाटर में ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम है। ठीक है जी। अब एक टर्म और है, यस। डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड पूछते हैं कई बार, ये क्या होता है? लीगेंड की डेंटिसिटी, डेंटिस्ट की याद आती है ना डेंटिसिटी सुन के? ठीक है, देखते हैं क्या है ये। मैं 2 एग्जांपल लिखूंगी, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं। ये देखो बेटा, ध्यान देना, एक बार समझ लोगे ना, डेंटिसिटी हमेशा याद रहेगी। इसमें तुम अमोनिया को देखो अकेला, चलो, और इसमें ये पूरा मॉलिक्यूल है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमीन। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइअमीन। ये पूरा लीगेंड है एक, ये अमोनिया एक लीगेंड है। क्यों हमने इसको लीगेंड बोला है? क्योंकि ये अमोनिया जो है ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम्स हैं? पहले ये बताओ मुझे।
अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, NH3 लिखते हैं ना, उसमें एक ही नाइट्रोजन है जिसके थ्रू ये इसको डोनेट कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अमोनिया हैज 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम। ये बात समझ आई? बोलो। यस मैम। बट ये जो मॉलिक्यूल है इथिलीन डाइएमीन, इसमें बेटा 2 डोनर एटम्स होते हैं। अब मेटल को ये इस नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इस नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दोनों के थ्रू बनाता भी है। तो एक लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं, कितने डोनर एटम्स हैं, उसको उस लिगेंड की डेंटिसिटी बोला जाता है। तो अमोनिया को हम क्या बोलेंगे, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? यूनिडेंटेट लिगेंड है। क्यों यूनिडेंटेट है? क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही कोऑर्डिनेटिंग एटम है। और एथिलीन डाइएमीन डाइडेंटेट लिगेंड है, या इसको बाइडेंटेट भी बोल देते हैं। यहाँ हम बोलेंगे जी इसकी डेंटिसिटी 2 है। तो डेंटिसिटी को डिफाइन करना हो तो मुझे क्या लिख लेना चाहिए? मुझे लिख लेना चाहिए द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग atoms present in a molecule of ligand is called its denticity। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। क्लियर है सारा फंडा? यस मैम। तो अभी इस चैप्टर में हमने जस्ट शुरुआत करी है। क्या क्या सीखा है हमने ये सीखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, और काउंटर आयंस क्या होते हैं। अब लिगेंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, और उसके एग्जाम्पल याद करेंगे। और उसके बाद कल मेरे ख्याल शुरू हो जाएगा इनका नॉमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में भी तुम नॉमेनक्लेचर करते हो ना, जिसके रूल्स पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें बड़ा इजी है, आराम से ये समझ लोगे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम लोग।